अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मोहब्बत शजर ममनुआ अतीबा शेख की कलम से माखूज़ किस्त नंबर 26 के साथ हम लोग हाज़िर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे शौहर मेरे घर से दूर रहो वरना अगली दफ़ा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? वो पूरे कांपते वजूद के साथ कहती हुई उसे धक्का धक्का देती वार्न करते हुए बोली और फराटे से वहाँ से निकलकर आगे बढ़ गई थी कि यू बिच। लजियाना कहती उसके पीछे जाने लगी थी कि ईसा ने उसे पकड़कर झटके से अपनी तरफ किया था। यकीनन तुमने जो इरादा लेकर मेरे पास आई थी, इस नावल के थप्पड़ की सूरत में तुम्हें उसका जवाब मिल गया होगा। मेरा थप्पड़ और तंबी शायद तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए। उसने बात अधूरी छोड़ते मोबाइल को ऑन करके उसके सामने किया और सामने चलती वीडियो को देखकर लजियाना की आंखें फटी थी। वो नाज़िबा हरकत से भरी हुई थी। तुम औरत होकर इतनी होशियारी दिखा सकती हो तो मैं तो मर्द हूँ, तुमसे एक दर्जा ज़्यादा होशियार। पिछले कई महीनों से ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। मैं चाहता तो इस वीडियो को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम्हें बेइज्जत कर चुका होता, मगर मेरा मज़हब और मेरी अच्छाई मुझे पर्दादारी करना सिखाता है, यूँ किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना। अब तुम ये वीडियो देख चुकी हो। समझदारी दिखाते हुए तुम यकीनन अपनी नौकरी, बास से ताल्लुकात और उसको दी गई सारी मुराद को एक साथ गँवाना नहीं चाहोगी। ईसा ने उसका जुमला जूते की सूरत में उसे मारा था। बदला लेना मुश्किल नहीं, किसी को बर्बाद कर देना सबसे आसान काम है। लेकिन मेरा दिन मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम जैसी औरत की भी इज़्ज़त करना सिखाया है। किसी की तस्दीक करना नहीं सिखाते। मौके से फ़ायदा उठाने से मना करते हैं। किसी को नुकसान पहुँचाकर उसे बर्बाद करने से मेरे मज़हब ने मना किया है। पर वो ठहरा, जैसे उसे फिर से तंबीह करना चाह रहा हो। लेकिन आइंदा भी मैं तुम्हारी पर्दापोशी करूँगा। इस भूल में मत रहना, समझी? वो इसे हैरतज़दा छोड़ता आगे बढ़ गया था। वो क्या कह के गया था? इसको आईना दिखा गया था। इसकी ज़िंदगी में सैकड़ों मर्द आए थे, लेकिन किसी ने भी इसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। वो चाहता तो बदला ले सकता था, उसे तबाह कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इसका मज़हब पर्दापोशी सिखाता है और वो मेरी पर्दापोशी रख गया था। वो वाक़ई में मुख़्लिफ़ था। इसको सनावल जैसी वफ़ादार औरत का ही शौहर होना चाहिए था। वो मायूसी से हाथ गिराए बस सोच कर रह गई थी। ईसा पार्किंग एरिया में आया तो वो गाड़ी के पास खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। ईसा ने करीब आते गाड़ी का लॉक खोला और उसे देखे बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोले बैठ गई थी। ये सब ये इसकी हरकत नोट करता गाड़ी में बैठ गया था। अंदर बैठते ही उसने इसके चेहरे की तरफ देखा और उसे बेहद संजीदा लगी थी। वो जो लुधियाना के साथ गई थी, वो सोच भी नहीं सकता था। नाबिल, ईसा ने मुखातिब करने पर उसे मज़ीद चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मतलब वो नाराज़ थी। ईसा ने ठंडी साँस भरी और खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब यकीनन उसे मनाने का मरहला भी तय करना था। घर आकर भी वो बिना बात किए बेडरूम में चली गई थी। वो कमरे में आया तो वो सता चेहरा लिए बेड पर ही बैठी थी। इसकी खामोशी हमेशा की तरह ईसा को परेशान कर रही थी। वो चेंज करके आया तब भी वो ऐसे ही बैठी थी। ईसा, इस दफ़ा तुझे नरमी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये तुझे अंगूठे के नीचे रखने में देर नहीं लगाएगी। यही सोचते वो मोबाइल पकड़े इसके पास आकर बैठ गया था। तभी वो झटके से उठी थी कि ईसा ने उसका हाथ पकड़ा था। बैठो। अंदाज़ और लहजे दोनों में सख्ती थी, लेकिन वो चेहरा सख्त लिए हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर ईसा की गिरफ्त में भी सख्ती सी आ रही थी। तभी उसने खींचकर उसे अपने पास बिठाया था। वो रुख मोड़ गई थी। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो, लेकिन बात भी तो सुननी चाहिए। इसने मोबाइल ऑन करते उसके सामने वीडियो प्ले की थी। पूरी वीडियो देखने के बाद भी सनाबल के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ईसा अब अज़हद हैरान हुआ था। वो जज़्ब-ज़ेज़ होकर खुद ही बताने लगा। इन 7 सालों में रज़ियाना से मेरी सिर्फ़ एक दफ़ा मुलाकात हुई है, वो भी पिछले माह। वो भी ऑफ़िशियल लंच में, पता नहीं कहाँ से आ गई थी। मैंने उसे थप्पड़ मारकर तंबीह भी की थी, पर मैं जानता था वो हम दोनों के दरमियान में ज़रूर आएगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनवाई थी। इतनी होशियार तो वो है, इस वीडियो को देखने के बाद कभी वो हमारे दरमियान नहीं आएगी। पूरी बात कहने के बाद ईसा ने गौर से इसका चेहरा देखा। एक जुम्बिश भी उसके चेहरे पर नहीं आई थी। इसके लिए ये अजीब था, नॉर्मल से हटकर था। अब वो अंदर ही अंदर सही मानों में दबाव में आया था, पर ज़ाहिर करना बेवकूफ़ी था। स्नाबल, तुम सुन रही हो मेरी बात? पर जवाब नदारद। स्नाबल, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? वो झुंझलाकर जोर से बोला था, तब भी वो मुंह फेरे खामोश ही रही। ये लड़की हमेशा से इसे तपाने में डराने में कामयाब हो जाती थी। ओके फाइन, मत बात करो। वो कहता गुस्से से उठकर अपनी जगह पर आकर लेट गया था और वो भी किसी रिपोर्ट की तरह उठकर लाइट ऑफ करते दूसरी तरफ रुख किए लेट गई थी। ईसा कितनी ही देर इस मलंगजी
रोशनी में इसको देखते ही रहा। इस टाइम उसे ज़हर लग रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि उसे अपनी तरफ खींचकर उससे खामोशी की वजह पूछे। ऐसी खामोशी जिससे हमेशा डर लगता था। उसे उस पर रह रहकर गुस्सा भी आता था। वो भी मुँह फेर गया था। अगले दिन उसने उठकर नाश्ता नहीं बनाया था। रात को भी वही मसूर की दाल-चावल मिले थे। वो ठंडा शुक्र किए ही रह गया। वो मर्द था, वो उसे अच्छी तरह खींच कर झंझोड़ के रख सकता था, पर नहीं कर पा रहा था। फिलहाल तो इसके रवैये से वो खुद ही खिंच रहा था। सुना था मोहब्बत इंसान को मुतबिर कर देती है, पर यहाँ तो मामला ही उलट है। मोहब्बत तो मुझे ही ज़लील कर रही है। 3 दिन से वो खामोशी से उसे ज़हनी दबाव में ले रही थी और इसकी चुप को किसी और ही पैराए में ले रहा था। कहीं मुझे छोड़कर जाने का प्लान तो नहीं बना रही? यही सोचते उसका दिल भी हौल ज़दा हुआ था। पेट में गिरह सी बन गई थी। तीसरे दिन मानो ईसा की बस हो गई थी और वो डाइनिंग एरिया पर आया था। आज खाना तैयार था। वो एहतमाम नहीं करती थी, बस वन डिश पकाती थी। चिकन कढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया था। चपातियाँ भी बनाई थी। ईसा को ढारस मिली थी। बाहर चलें? कहते आखिर ईसा ने हथियार फेंकते मोहम्मद की राह हमवार की थी। स्नाबल ने बर्तन उठाते उसे देखा, फिर बर्तन को सिंक में रखकर वो कमरे में चली गई। वो उसे हैरत से देख रहा था, तभी वो अबाया पहनकर इसके सामने थी। वो भी खामोशी से चाबी उठाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही चल रहे थे कि ईसा की नज़र उठाकर देखकर फिर इसका मूड चेक करने के लिए आहिस्तगी से इसके कंधे के गिर्द बाजू हमाल किए। हैरत थी, ना वो अलग हुई थी और ना ही गुस्सा किया था। ईसा ने वो और इसका चेहरा देखा। मतलब नाराज़गी ख़त्म हो गई है। वो चलते झुके सर के साथ मुस्कुरा दी थी। मैं नाराज़ कब थी? बस ख़फ़ा थी, उसने कहा। वो चलते-चलते एकदम भौंचक्का सा रह गया। मतलब तुम लसियाना की बात पर नाराज़ नहीं हो? वो इससे अलग होता बोला। नहीं, तो? तुम्हारे पार्किंग एरिया में देर से आने पर ख़फ़ा थी। वो क्या कह रही थी और वो क्या सोचे बैठा था? तो तुम इस बात पर ख़फ़ा हो? वो लफ्ज़ों पर ज़ोर दिए, ज़रा दाँत जमा कर बोला। हुँ। वो चलते-चलते रुक गया। फॉर गॉड सेक्स नाज़िम, पिछले 3 दिन से तुम्हारे रवैये ने मुझे परेशान करके रखा है। तुम्हारी खामोशी की वज़ह से कितना ज़हनी दबाव में रहा हूँ मैं। वो जैसे दबा-दबा सा गुस्सा निकाल रहा था और वापस आकर मैंने सारी तवज्जो बता तो दी थी तुमको। हाँ, पर जब मैंने अपनी इसे चपेट रिसीव की थी तो तुम्हें फ़ौरन मेरे पीछे आना चाहिए था, या फिर मुझे रोककर मेरे सामने इसकी इंसल्ट करते। मुझे ज़रा सुकून तो मिलता। सच बाहर खड़े सब मुझे घूर कर देख रहे थे। इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। वो आराम से कहकर इसका दिल जगा गई थी। वो हैरान सा इसकी शक्ल देखता ही रह गया था। कई दिनों से सिर्फ इस बात पर परेशान था कि लुसियाना इससे अगर मिलती है तो ये फ़ौरन उसके पीछे चलते अपना घर खराब करने में वक़्त नहीं लगाएगी। और वो कहाँ भाग रहा था? वो क्या सोचे बैठी थी? सामने खड़ी लड़की नेहायत मासूमियत से इसकी सोच को उलट देती थी। क्या तुम जानते हो पिछले 3 दिन से तुमने मुझे कितने ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला किए रखा है? या मैं सीधा-सीधा कहूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है सनाबिल? तुम मेरे मामले में बहुत होशियार होती जा रही हो और ये जैसे ठीक नहीं है। वो जैसे तड़पा था। नाविल ने इसकी तरफ देखा। वो ज़रा संजीदा था। तुम भी तो मुझे ऐसे ही इस तरह में मुब्तला कर दिया करते थे। वो सोचकर रह गई। अब तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो सोबत का असर भी तो होगा ना? अच्छा, तो मैं तुम्हें मोहब्बत भी बहुत देता हूँ और वो तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूँ, इसका तो तुम पर असर नहीं होता। वो ज़रा जताते हुए बोला। हाँ, सब्र से देते रहो, एक दिन तो हो ही जाएगा। वो लापरवाही से कह गई और उसे गहरी नज़रों से देखता रह गया। वो 3 दिन से खामोशी से इसकी सांसें खींचकर बड़े आराम से तरले करवा रही थी और वो कर रहा था। वो ठंडी सांस लेकर कदम बढ़ा गया। एकदम एक बात इसके ज़हन में आई थी। महज़ 15 साल की उम्र में मैंने एक दावा किया था कि मुझे किसी के अंडर नहीं रहना और पिछले 7 सालों में मैं किसी के अंडर होने से बाहर नहीं रहा। पहले इस खबीज़ औरतों के चुंगल में, फिर 7 लोगों के साथ रहना पसंद नहीं किया और नापसंदीदा जॉब को इख्तियार किया और अब इस औरत के आगे तो मुकम्मल अंडर कर दिया गया हूँ। उसने बेसाख्ता बालों में हाथ फेरते इसकी तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं आता कि ईसा इब्राहिम कभी तुमसे यूं पागलों वाली मोहब्बत करेगा और तुझे मना रहा होगा। तुम्हें? सनावल ने बगौर उसे देखा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि सनावल इस्माइल एक दिन तुम्हारे साथ रह रही होगी। तुम्हारे साथ? वो भी बेयकीनी से उसी के अंदाज में बोली। अल्लाह अपने बंदों से क्या क्या करवाता है। बेहकमत दोनों के मुंह से निकला था, फिर ठटक कर बेसाख्ता ही वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। दिन आहिस्तगी से गुजर रहे थे कि ईसा ने यूं ही बातों में फिल्स का जिक्र कर दिया।
पल में स्नाबल की रंगत बदली थी। लुजियाना की बात और थी, पर फिल से वो नफरत सी करती थी। लेकिन वो बात करना चाहता था इसलिए कह बैठा था। जूलिया आज जल्दी घर आ गई थी। रह रह के उसको फिल्स की फिक्र हो रही थी। जब से ईसा ने इसे छोड़ा तो वो हद से ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। इसी वजह से उसे फिल्स को इसके अंकल की तरफ भेज दिया था। अभी चंद दिन हुए थे कि वो वापस आई थी। जब उसे पता चला था कि इसे स्नाबल को वापस ले आया है, तब से फिल्स मुकम्मल खामोश हो गई थी। उसने हर एक से राब्ता ख़त्म कर दिया था। वो ज़रूरतन भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी। वो रोती रहती या चुप होती थी, खाली नज़रों से किसी एक ही मकाम पर नज़रें रखे घंटों बैठी रहती। इसका दिल और दिमाग ईसा की याद से गाफिल नहीं होता था। वो अच्छी तरह इस बात को समझती थी कि अब ईसा की ज़िंदगी में वो शामिल नहीं है और ना ही वो कभी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा। वो इसकी ज़िद और हठधर्मी से वाकिफ़ थी और यही बात उसके दिल और दिमाग को बर्बाद कर रही थी। अब वो ईसा की भी बर्बादी चाहती थी। उधर जूलिया उसकी हालत को देखते अपसेट हो चुकी थी। उसे समझा-समझा कर थक गई थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता था। डेविड ने भी 1-2 दफ़ा उसे समझाया था, लेकिन वो बस खामोशी से इसकी शक्ल देखती रहती थी। इसलिए डेविड ने इस मामले में हाथ उठा लिए थे। बल्कि इसकी तबीयत की वजह से उन्होंने उसकी साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, पर वो ज़बरदस्ती करने के बावजूद भी बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। जूलिया को ईसा बचपन से ही पसंद नहीं था। इसे शुरू से ही ये महसूस होता था कि वो सिर्फ इसकी बेटी के साथ वक्त गुजारी कर रहा है। वो माँ थी, वो समझ रही थी, लेकिन फिल्स का वो क्या करती जो उसे हद से ज़्यादा चाहने लगी थी। अभी भी वो आते ही अपना बैग रखकर फिल्स के कमरे में आई थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो हक-तक रह गई थी। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कमरे में लगा एलईडी भी ज़मीन बोस हो गई थी। सामने शीशे की शिल्ड टूटी पड़ी थी। उसने कमरे के वसत में खड़े होकर परेशान से चेहरे पर हाथ फेरते चारों तरफ देखा। कोई एक भी चीज़ कमरे में साबित नहीं थी। फिल्स वो एकदम सोचते हुए उसे देखने लगी। उसने भागकर ड्रेसिंग रूम में देखा, वो वहाँ नहीं थी। फिर बालकनी में चेक किया। फिल्स वो उसे आवाज़ें देती वॉशरूम का दरवाज़ा खोले अंदर गई। सामने वजूद को देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वो बाथ टब में थी, जहाँ इसकी कलाई से निकलता खून जगह बनाता नाली में जा रहा था। वो साकत आंखों से कमरे की छत को घूर रही थी और ऐन मौका पर जूलिया के पहुंच जाने से इसकी जिंदगी बच गई थी। ईसा वाले मामले के बाद ये इसकी खुदकुशी की दूसरी कोशिश थी। इसके बाएं हाथ में ड्रिप लगी थी। जूलिया इससे बात करने की कोशिश कर रही थी। फिल्स, क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? तुम ईसा को भूल क्यों नहीं जाती? नहीं भूल सकती। कितने ही अरसे बाद आज उसने ये 3 लफ्ज़ जवाब दिया तो जूलिया को और तड़पा गया। तुम इसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। माँ की बात सुनते तकलीफ से उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह बह कर बालों में जज्ब हो रहे थे। तुम जब से अपने अंकल के पास से आई हो तब से तुमने घर से निकलना बंद कर दिया। जाओ और जाकर देखो वो अपनी लाइफ वाइफ के साथ कितना खुश है और तुम यहाँ इस हालत में पड़ी हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ जाता कि पहले भी तुम इसके लिए अहम नहीं थी और आज भी इसकी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बचपन से अब तक उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। और कुछ नहीं तो इसकी तरह तुम भी शादी कर लो और खुश रहो। जिस तरह वो तुमसे जान छुड़ा कर अपनी ज़िंदगी में मगन है, तुम भी उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर आगे बढ़ो। वो हमेशा की तरह उसे फिर समझा रही थी, लेकिन इसकी खामोशी से उसे महसूस हो रहा था कि वो बात को समझ नहीं रही है। फिल्स, तुम सुन रही हो? जूलिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। मॉम, आप इससे बात करें कि वो मुझसे शादी कर ले। इसके समझाने पर फिर उससे वही बात कर रही थी। जूलिया ने तासुब से उसे देखा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो तुमसे ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता। और वैसे भी वो हमारे कम्युनिटी से नहीं है और आखिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? जूलिया जूलिया बुरी तरह जिद होते हुए बोली। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। उसने फिर से वही बात दोहराई। तुम सिर्फ अपनी जान दे सकती हो, है ना? जूलिया जलकर बोली। नहीं, मैं जान ले भी सकती हूँ। इसने चेहरा सीधा किया, कमरे की छत को घूरते हुए कहा। फिल्स, जूलिया एकदम बदहवास सी हुई थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम सुन रही हो? तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो बुरी तरह कुलस्ती उसे समझा रही थी, पर उसे समझ आना कब का बंद हो चुका हुआ था। इस हादसे के बाद उसने ईसा को खामोशी से जज करना शुरू कर दिया था। वो तकरीबन हर रात स्नाबल को बाहर लेकर जाता। वो एक दूसरे की संगत में खुश रहने लगे थे। खासतर ईसा को इतना मुतमईन देख के फिल्स सह नहीं पा रही थी। स्नाबल के लिए इसकी मोहब्बत फिल्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ईसा को देख देख कर इसकी महरूमियत बढ़ती जा रही थी और जब महरूमियत दूर ना हो
तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और यही चीज़ दिमाग को उलझाती है। और इसी उलझन में सही गलत की तमीज़ किए बगैर इंसान वो कर बैठता है जो खुद उसके लिए भी और किसी दूसरे के लिए भी तबाही का बायस बनता है। स्नाबल मेरे माज़ी की हकीकत लेज़ियाना थी। ऐसे ही फ़िल्स है। तुमने जो लेज़ियानी के साथ किया मुझे अच्छा लगा। अगर कभी फ़िल्स हमारे दरमियान आ जाती है तो तुम इसके साथ भी वही सलूक करना जो तुमने लेज़ियाना के साथ किया था। मैं नहीं चाहता कि अब हमारे दरमियान में कोई तीसरा आए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? वो इसकी आंखों में देखता हुआ पूछ रहा था। स्नाबल ने खामोशी से सर हिला दिया था। आज भी वो इसे सच नहीं बता पाया था। वो बेड से टेकने हुआ टीवी देख रहा था कि स्नाबल का मोबाइल बजा था। दूसरी बेड पर वैसे ही उसने तसरी साइड टेबल पर रखे इसके मोबाइल की स्क्रीन को देखा। ये रेयान की कॉल थी। ईसा के चेहरे पर नागवारी फैल गई थी। चौथी बेड पर ईसा ने इसकी कॉल काट दी थी। कुछ सेकंड्स के बाद कॉल फिर से आई थी। उसने फिर दूसरी बेल पर ही कॉल काट दी थी और इनकमिंग कॉल डिलीट करके मोबाइल रखा। तभी स्नाबल वॉशरूम से निकली थी। किसकी कॉल आ रही थी? पता नहीं। वो ज़रा अनजान बना। तभी फिर से मोबाइल बजा था। स्नाबल ने साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया। रेहान की कॉल है। आज उसे मेरी कैसी याद आ गई? वो नॉर्मल अंदाज में ईसा को बताते यस का बटन दबाते अपनी जगह पर बैठ गई। मुख्तसर रहा के बाद उसकी बात शुरू हो गई थी। वो देख तो टीवी रहा था पर इसकी सारी तवज्जो स्नाबल पर ही थी। फ़ोन ना करने के शिकवे जारी थे। यकीनन उधर से भी इस किस्म के शिकवे हो रहे होते। वो कभी इन बातों को महसूस नहीं करता था पर अब करने लग गया था। ये गलत है। यही सोचते इसने ज़हन झटका। फिर स्नाबल किसी बात पर खुलकर मुस्कुराई थी। ईसा ने चौंक के नज़रें उठाकर उसे देखा। उसको इसकी हँसी अच्छी नहीं लगी थी। मेरे सामने तो मुँह बनाकर बैठी रहती है और अब? वो बदगुमान हो रहा था। जो वक़्त से रख रहा था तो वो जुज़-बुजुज़ हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसने गुस्से से टीवी ऑफ किया फिर इसे देखा जो इन्हिमाक से बातों में लगी हुई थी। स्नाबल फोन बंद करके लाइट ऑफ कर दो मुझे सोना है। वो सता चेहरा लिए साफ साफ बोला। स्नाबल ने हैरत से उसे देखा कि अभी तो वो टीवी देख रहा था अब सोने की बात कर रहा है। वो खामोशी से उठकर बाहर निकल गई और वो दम बखूसा उसे जाते हुए देख रहा था। ठीक है, ये मुझसे प्यार नहीं करती, अच्छा नहीं समझती, लेकिन इसकी नज़र में मेरी कहीं बात की कोई अहमियत भी नहीं है। इसका दिल बुरी तरह से चला था। गुस्सा उभर कर आया और वो मुहिब से शौहर बन गया था। इस कमीने को देखो, भाई वो मेरा फ़ोन इसे कर रहा है। तभी वो झटके से कंबल फेंकता बाहर आया था। बाहर आकर लम्हे के लिए वहीं खड़े होकर उसने बात को सुन रहा था। थी तो ये बुरी बात, लेकिन वो ना चाहते हुए भी कर रहा था। वो अभी भी पीठ मोड़े बातें करने में मगन थी। स्नाबल, ईसा की सख्त आवाज़ उसके दूसरे कान से टकराई थी। स्नाबल ने एकदम रुख मोड़कर उसे देखा जहाँ गुस्से से ईसा उसे ही देख रहा था। वो एकदम उसकी नज़रों के तासुर से ठटकी थी, पर फिलहाल इसकी समझ में नहीं आया था कि वो क्यों ऐसे देख रहा है। फ़ोन बंद करो और कमरे में आओ, अभी के अभी। वो तहकमाना लहजे में बोला। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतना शदीद रिएक्ट कर रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहते रेहान का जवाब सुने बगैर ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ पल उसके बारे में सोचते रहने के बाद वो कमरे में आई, जब तक ईसा पलट कर कमरे में चला गया था। वो कमरे में आई तो लाइट ऑफ थी, पर नाइट बल्ब जल रहा था। अपने बिस्तर पर बैठकर इसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और कितने ही लम्हे उसे देखते रही। आज पहली दफ़ा उसने ईसा की आंखों में जलन का तासुर देखा था। तुम्हें क्या हुआ है? आखिर वो पूछ बैठी। ज़ाहिर है वो सो नहीं रहा था। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। उसने बिना उसकी तरफ रुख किए सर्द भर्री से कहा। तो फिर तुम मेरे इस तरह से बदतमीजी से बात क्यों की है? ईसा ने एकदम आंखें खोले उसकी तरफ देखा। मैंने कब तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? वो इस इल्जाम पर जरा सख्ती से बोला। देखो तुम अभी भी सख्ती से बात कर रहे हो। ईसा ने झटके से उसकी तरफ देखा। हाँ, कर रहा हूँ। फिर? वो इस मलंगजे अंधेरे में इसकी शक्ल देखती रह गई। इस लम्हे को इसे वही पुराना बदतमीज बद अखलाक हिस्सा लगा था। क्यों कर रहे हो? वो भी भवें सुखेड़े गुस्से से बोली। क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो जताकर बोला। तो वो कुछ पल के लिए उसे खामोशी से देखती सोचती रही, फिर महसूस होने पर उसकी भवें सुखड़ी। तुम्हें रेहान का फोन करना अच्छा नहीं लगा? नहीं। क्यों? ईसा ने इसका चेहरा देखा फिर बोला, कम से कम ये बात एक बीवी को जरूर पता होना चाहिए। स्नाबल ने एक पल के लिए इसकी बात पर गौर किया, फिर जो बात उसके ज़हन में आई वो इसे निहायत नागवार लगी थी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो कहते ही एकदम तड़पी थी।
میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تم صاف صاف کہہ رہے ہو، تم میرے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کی آواز میں نمی آ گئی تھی۔ مرد ہر معاملے میں نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، سوائے اس معاملے میں۔ وہ جتنا بول رہی تھی اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ عیسیٰ نے سائڈ لائٹ جلا کر اس کی طرف دیکھا جو اب رونے میں مصروف تھی۔ نابل رونا بند کرو، وہ سختی سے بولا۔ نہیں بند کروں گی، وہ ناک صاف کرتے تڑک کر بولی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر وہ ذرا نرم پڑا۔ تمہارا مطلب وہی تھا، بہت گھٹیا سوچ ہے تمہاری، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں ہے پھر، آخر بات کو بڑھا کیوں رہی ہو؟ مان کیوں نہیں جاتی کہ غلطی تمہاری ہے؟ وہ پھر سے غصے میں بولا۔ میری غلطی نہیں ہے، وہ ذرا بفر کر بولی، اور وہ کچھ کہتی کہ تبھی وہ بات ادھوری چھوڑ کر غصے سے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ وہ لاڈ دکھا رہی تھی، جانتی تھی ساس سے کچھ نہیں کرے گا، یہ پر اس کی بھول تھی۔ وہ ہر معاملے میں نرمی دکھا سکتا تھا سوائے اس معاملے کے۔ ناول بیٹھو ادھر، خبردار جو کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس سے کیسے غصے سے بات کر سکتا تھا؟ میں جا رہی ہوں، وہ بھی اپنی بات کہتی اٹھنے لگی کہ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بیٹھو ادھر، وہ صاحب کا ہٹ دھرمی لیے بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کے ہاتھ کی گرفت کو اپنی انگلیوں سے کھولتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنی کرنے پر بضد تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ سنابل کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے گرنا شروع ہو چکے تھے۔ یہاں آنے کے بعد، اتنی محبت ملنے کے بعد، اس کو عیسیٰ کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ اسے اپنے آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں گرفت جمائے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کا رونا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی وہ بری طرح جھنجھلاتے غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مجھے منائے بغیر چلا گیا، یہ سوچتے اسے اور رونا آ گیا تھا۔ باہر آ کر نہ وہ اسٹڈی روم میں گیا نہ لاؤنج میں بیٹھا۔ آج اس نے تیسری جگہ اختیار کی تھی۔ وہ گلاس ڈور دھکیلتا ٹیرس پر آ گیا تھا۔ ٹھنڈی لوہے کی گرل پر ہتھیلیاں ٹکائے اس اندھیرے میں وہ ایک ہی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ چند دموں بعد باہر کی سخت ٹھنڈک نے اس کے جسم کی گرماہٹ کو ختم کر دیا تھا۔ غصہ ذرا نیچے آیا تھا، سانس ہموار ہوئی تھی۔ اس کو آخر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ میری ساتھ پر کسی اور کو فوقیت دے رہی ہے، جیسے میں نہیں وہ اس کا شوہر ہو۔ ہر بات مانتا ہوں میں اس کی، وہ میری ایک بات نہیں مانتی۔ مان سکتی، پتہ نہیں کیوں، کب تک روتی رہے گی اب؟ یہی سوچتے اس نے ٹھنڈی گریل پر ہاتھ پھیرا۔ میں پتہ نہیں کیوں اتنا اوور ریئیکٹ کر گیا ہوں۔ اتنے دن سے وہ یہاں ہے اور اتنے دونوں کو بات کرتے نہیں دیکھا، اور آج اگر قصور آ ہی گیا ہے تو قصور اس کا ہے، تو غلطی میری بھی ہے۔ بچپن سے وہ ساتھ رہے تو ایسی بات کر لی تو کیا ہوا؟ میں شاید اس کو ابھی اپنی بات سمجھا نہیں پایا ہوں۔ یہی سوچتے وہ گلاس ڈور بند کرتا کمرے میں آیا جہاں وہ ہنوز رو رہی تھی۔ وہ اس کا قریب بیٹھ گیا اور اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنا رونے سے وہ سرخ ہو گیا تھا، پپوٹے ہلکے ہلکے سے سوج گئے تھے۔ وہ ذرا شرمندہ ہوا تھا۔ اس احساس کے تحت اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، پر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ عیسیٰ کا دبا غصہ پھر سے جاگا تھا۔ تو تم رونا بند نہیں کرو گی؟ اس نے اتنا برا رویہ اختیار کیا میرے ساتھ، اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ میں روں بھی نہ؟ تم میرے رویے کی بات کر رہی ہو، تم نے اپنا عمل دیکھا ہے؟ جب میں نے تمہیں کہا کہ فون بند کرو تو تمہیں فوری طور پر فون بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہ صرف فون بند نہیں کیا بلکہ منہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ تمہیں اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بات میرے شوہر کو پسند نہیں آ رہی تو نہ کروں۔ اب میں اپنی مرضی سے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی پوری بات سن کر تنک کر بولی تھی۔ بات پھر وہیں سے شروع ہو گئی تھی جہاں پر رکی تھی۔ اس وقت غلطی سنابل کی تھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم بات کو بڑھا کیوں رہی ہو؟ مان کیوں نہیں لیتی غلطی تمہاری ہے؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ وہ اپنی اہمیت کو جتانے کی پیرائی میں بات کر رہا تھا۔ سنابل سمجھ رہی تھی کہ وہ اس پہ شک کر رہا ہے، اپنی مرضی سے اسے چلانا چاہتا ہے، کیونکہ غلطی میری نہیں ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے تنک کر بولی۔ اس جواب پر عیسیٰ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نابل، تم مجھے ہر درجہ اگنور کرتی ہو، کرو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے ہی گھر میں رہ کر کسی اور کو مجھ پر فوقیت ہو۔ وہ ایک ہی جملے میں اسے بہت کچھ جتا گیا تھا، باور کروا گیا تھا۔ سنابل نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ تمہارا گھر ہے، تبھی تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو جیسے تم میرے مالک ہو اور میں تمہاری غلام۔ وہ کسی قیمت پر جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عیسیٰ نے گہری سانس لیتے نہایت مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ نابل، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم ایک اچھی عورت ہو لیکن اچھی بیوی نہیں ہو۔
तुम्हें शौहर की अतात बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहकर उठ गया और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प कर रह गई थी। वो इतनी तारीफों के पुल बांधने के बाद उसे एक बुरी बीवी का दर्जा दे गया था। स्नाबल का दिल जख्मी सा हो गया था। ये खुली तजलील थी। महज एक फ़ोन कॉल ने इतने दिन की बनाई बनाई मोहब्बत से खड़ी इमारत को हिलाकर रख दिया था। किसी तीसरे की वजह से वो लड़ पड़े थे। अगले दिन की सुबह वैसी नहीं थी। हमेशा की तरह सनाबल ने गुस्से में नाश्ता नहीं बनाया और ना ही उसके सामने आई थी। वो खामोशी से नाश्ता किए खुद ही ऑफिस चला गया था। अच्छी तरह जानता था कि घर आने के बाद भी उसके हाथ का बना कुछ नहीं मिलेगा। तभी आकर उसने खामोशी से वापस आकर अपने लिए कुछ बना लिया था। कमरे में आया तो वैसे ही मुंह बसूरे बैठी थी। ईसा बिना इसकी तरफ ध्यान दिए अपना काम करता रहा और फिर उसे इग्नोर किया, मोबाइल और लैपटॉप उठाए स्टडी में चला गया। वो आंखें फाड़े उसे देखती रह गई थी। इतना बदला रवैया इसे पहले ताव दिला रहा था, पर अब उसे सीनी दबाव में लेने लगा था। वो इसकी इल्तफात, इसकी माफ़ी की मुंतज़िर थी, पर वो तो इसे देख भी नहीं रहा था। स्नाबल का दिल होल होल सदा हुआ था। पेट में पत्थर गिरते महसूस हो रहे थे। वो इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगला दिन भी इसी रूटीन के मुताबिक गुजर गया था। वो रात के इस पहर हाथ बांधे टेरेस पे खड़ी थी। सर्दी की वजह से उसने अपने दोनों बाजुओं को सख्ती से लपेटा हुआ था। ईसा के रवैये की वजह से जब्त के बावजूद भी इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये शख्स हमेशा ही मेरे लिए नाकाबिल एतबार क्यों ठहरता है? वो सोच रही थी। ईसा काफ़ी बनाने के घर से स्टडी से बाहर निकला था, तभी ठंडक महसूस करते इसकी नज़र बालकनी पर पड़ी थी, जहाँ ग्लास डोर खुला था और वो पीठ मोड़े खड़ी थी। ईसा ने चेहरा फेर कर कॉफ़ी को मिक्सर में डाला, फिर नामहसूस अंदाज में फिर पलट कर देखा। इस गंजे अंधेरे में उस वजूद को खड़ा देखकर इस पल वो हर चीज़ से बेनियाज हो गया था। दिल ने जोर से उसके पास जाने के लिए उकसाया। ये वो औरत थी जो अल्लाह और उसके दरमियान ताल्लुक का जरिया बनी थी। ये ताल्लुक कोई मामूली तो नहीं था। ईसा को अल्लाह से जोड़ देने का ज़रिया थी वो, और इस अहम ज़रिए से वो कतई ताल्लुक कैसे हो सकता था? तवील नाराज़गी कैसे दिखा सकता था? बहुत बड़ा एहसान कर गई थी वो इसके साथ पर। और ईसा इब्राहिम सारी ज़िंदगी इसका एहसान का बदला भी उतारता रहता तो ना उतार पाता। क्या था वो हराम खाने वाला और इसी हराम में जीने वाला? इसके लिखे जाने वाले एक नोट ने उसे शैतान से इंसान बना दिया था। जिस रब को वो जानता या मानता ही नहीं था, उस औरत ने उसे अल्लाह के आगे झुका दिया था। यकीनन यकीनन झुकना फिर से उसे नहीं था। उसने गहरी सांस लेते पलटकर कॉफ़ी मशीन को बंद किया और नहायत ही दबे कदमों से इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वह इस गहरी खामोशी में भी मद्धमाहट और ईसा की खुशबू का महसूस कर गई थी। पल में उसे ढारस मिली थी। आंसू एकदम थम से गए थे। जिसकी इल्तफात के लिए तड़प रही थी, आखिर वो आ गया था। अब फिर से इस नाबिल का तन जाना फितरी था। वो औलादे आदम थी। शोहर की मोहब्बत पर इसका अकड़ जाना फितरी था। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।